वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व, जिसे हम क्वाड्रेचर भी कहते हैं। जब भी आपको किसी कर्व को बनाना हो तो सबसे पहली चीज चेक करिए सिमेट्री। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? इन सब बी सी डी पॉइंट्स में आपको कुल मिलाकर पूरी की पूरी कैलकुलस जो भी आपको आती है उसका यूज करके आप उस कर्व के बारे में जितनी जानकारी हो, कहां इंक्रीज करती है, कहां डिक्रीज करती है, कहां मैक्सिमा है, कहां मिनिमा है, कहां इन्फ्लेक्शन है, ये सब चीजें पूरी कैलकुलस का यूज करके फाइंड आउट करिए। कई बच्चे सोचते हैं कि यह माइंड मैप में एक एक चीज दोबारा से बेसिक से समझ में आ जानी चाहिए, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो यहाँ सारे कवर्ड हो जाते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व, जिसे हम क्वाड्रेचर भी कहते हैं। यह जो चैप्टर है ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और आपको लगभग एक शिफ्ट में एक सवाल इसके ऊपर मिल ही जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि यह जो लेक्चर्स हैं ये बहुत कारगर हो सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेकर आइए और मेरे साथ तैयार हो जाइए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, जो आपको यूजफुल हो सकते हैं रिवीजन में, एक बहुत अच्छी सी रिवीजन में, जब एग्जाम्स में 2 या 3 दिन ही बचे हों। तो चलिए आइए चलते हैं आज के खूबसूरत सफर पर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का माइंड मैप। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिया अंडर द कर्व, तो पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि कर्व बनाते कैसे हैं। यानी सबसे पहला जो इसमें चीज आती है वो आती है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग कुछ मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तरह से हैं। जब भी आपको किसी कर्व को बनाना हो तो सबसे पहली चीज उसमें चेक करिए सिमेट्री। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? अगर मान लीजिए पूरी की पूरी इक्वेशन में x की सिर्फ इवन पावर्स दिखाई दें, ओनली इवन पावर्स ऑफ x, इट मींस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यानी जैसा कर्व y के लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, वैसे ही कर्व y के राइट में भी बनने वाला है। तो कर्व को अगर हम y एक्सिस के अबाउट फोल्ड करते हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। अगर कर्व में सिर्फ x की इवन पावर्स दिखाई दें, पावर 2 हो, 4 हो, 0 हो, तो इस तरह की पावर्स अगर दिखाई देती हैं तो आप समझ जाएं कि वह कर्व सिमेट्रिक होगा। किसके अबाउट? इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी। और इसी तरह से अगर सिमेट्रिक, अगर इवन पावर्स हैं y की, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा x एक्सिस के अबाउट, देन द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो अगर y की सिर्फ इवन पावर्स दिखाई दें तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, अगर सिर्फ x की इवन पावर्स दिखाई दें तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फिर अगर कर्व में x की जगह y और y की जगह x रखने पर कोई फर्क ना पड़े तो ऐसी कर्व सिमेट्रिक होती है अबाउट द लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। और अगर x और y की दोनों इवन पावर्स दिखाई दें तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस एज वेल एज x एज वेल एज y। अगर कर्व में ऑन चेंजिंग द साइन ऑफ x एंड y, यानी x की जगह -x और y की जगह -y रखने पर कोई फर्क ना पड़े, on changing the sign of x and y, on replacing x and यहां जो मुझे कहना चाहिए, if on replacing x and -x को रिप्लेस कर दें, if अगर कर्व में x की जगह क्या रख दें? -x और y की जगह क्या रख दें? -y, The equation of the curve remains unaltered when the curve is symmetric in opposite quadrant। जैसी पहली में दिखाई देगी वैसी थर्ड में दिखाई देगी, जैसी दूसरे में दिखाई देगी वैसी फोर्थ में दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर यहां जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अगर x की सिर्फ इवन पावर्स दिखाई दें इक्वेशन में तो वो कर्व सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अगर y की सिर्फ इवन पावर्स दिखाई दे तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर x और y दोनों की इवन पावर्स दिखाई दे तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। और अगर x की जगह y और y की जगह x रखने पर कोई फर्क ना पड़े, इक्वेशन ऑफ कर्व सेम रहे, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। और अगर x की जगह -x और y की जगह -y रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम कह सकते हैं कि जो कर्व होगी हमारी वो सिमेट्रिक होगी अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। यानी जैसी फर्स्ट में दिखाई देगी वैसी थर्ड में, जैसी सेकंड में दिखाई देगी वैसी ही फोर्थ में दिखाई देगी। बस x की जगह -x और y की जगह -y रख दें। नेक्स्ट फाइंड दूसरा आगे
जैसे ही हम सिमेट्री एक बार हम देख लें कि सिमेट्रिक कर्व कैसी है, कहाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्री हमें पता चल जाए, उसके बाद हम पूरी की पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस या कैलकुलस जो भी हमने पढ़ी है वो यहाँ यूज कर सकते हैं। और वो कैलकुलस में यूज क्या करेंगे हम, कैलकुलस में अगर आप सबसे पहले कर्व में dy बाय dx निकालिए और उसे उठाकर जीरो रख दीजिए, तो आपको इससे पता चलेगा कि कर्व पर कहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं, कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है। यानी जितनी भी आपको कैलकुलस की जानकारी है वो पूरी की पूरी यहां लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर हम अपनी कैलकुलस की पूरी जानकारी का यूज करके यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि कर्व में कहाँ मैक्सिमा, कहाँ मिनिमा है, कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो सब चीजें यहाँ इससे पता लगाएंगे। फिर फाइंड द पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वो पॉइंट्स फाइंड करिए। और इसी तरह से कहाँ वो वाई एक्सिस को क्रॉस करता है ये फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक्स के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो आप वाई को जीरो रख दीजिए, और वाई के साथ अगर इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो एक्स को जीरो रख दीजिए। एग्जामिन इफ पॉसिबल द इंटरवल्स फॉर विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, साथ साथ उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी चेक करिए। यानी इन सब बी सी डी पॉइंट्स में आपको कुल मिलाकर पूरी की पूरी कैलकुलस जो भी आपको आती है उसका यूज करके आप उस कर्व के बारे में जितनी जानकारी हो, कहां इंक्रीज करती है, कहां डिक्रीज करती है, कहां मैक्सिमा है, कहां मिनिमा है ना, कहां इन्फ्लेक्शन है, ये सब चीजें पूरी कैलकुलस का यूज करके फाइंड आउट करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर रीजन फाइंड करिए। रीजन का मतलब होगा वह रीजन जहां पर कोई कर्व का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, वह रीजन निकालिए जहां कर्व असल में एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं हाइपरबोला, अगर आपको याद हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, यूनियन ए से इंफिनिटी। सो दैट इज द रीजन। यानी हमने इस कर्व की मदद से ये पता लगा लिया कि कर्व किस रीजन में स्थित होगी, किस रीजन में कर्व का पोर्शन हमें मिलने वाला और किस रीजन में नहीं मिलने वाला। तो क्या करते हैं, डिटरमाइन द रीजन इन विच नो पार्ट ऑफ द कर्व एग्जिस्ट बाय सॉल्विंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, द कर्व विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दोज वैल्यूज विच मेक अदर इमेजिनरी। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर से बड़ी रहेगी, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा हुआ तो उस केस में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो रीजन फाइंड करिए, यानी कुल मिलाकर पॉइंट्स क्या हुए, पहले सिमेट्री चेक करिए, फिर पूरी कैलकुलस लगा दीजिए और फिर रीजन देखिए जहां पर कर्व प्रेजेंट हो सकती है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी में रहते हैं कि सर अगर वहां पर ऐसा कोई कर्व आ गया x की पावर sin x की पावर tan x और फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड y इज इक्वल टू e की पावर tan x की पावर sec x आ गया, तो इस तरह के कर्व्स आईआईटी या जेईई मेंस नहीं पूछता है आपसे कभी भी। ऑर्बिट कर्व्स रेयरली ही पूछे जाते हैं। जो भी कर्व्स होते हैं वो नॉन कर्व्स होते हैं, यानी पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला में से ही कुछ ना कुछ होगा या फिर मॉड्यूलस के ग्राफ्स होंगे। तो मेनली जो आपका एरिया अंडर द कर्व है वो इन्हीं चैप्टर्स के अराउंड, इन्हीं कर्व्स के अराउंड घूमता रहता है। तो ये मत सोचिएगा ना जाने कल को कुछ भी ऑर्बिट कर्व आ जाएगा और आपसे एरिया पूछ लिया जाएगा, ऐसा होने के चांसेस शून्य के लगभग बराबर ही हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स यहां हमें जान लेनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप जानते हैं इट इज अ पैराबोला विच इज राइटवर्ड ओपनिंग, और इसका जो फोकस होता है वो होता है a,0। फोकस इज a,0, लेटेस्ट सिस्टम इज 4a। इसी तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x इज अ पैराबोला ओपनिंग लेफ्टवर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका फोकस होता है माइनस a,0। अगर हम इस पैराबोला में ओरिजिन को, हम इसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर दें अल्फा, बीटा पर, देन दिस parabola would take the equation as this। जैसे कि अगर मैंने इस पैराबोला में y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, जहां पर a 0 से बड़ा है, तो यह वाला पॉइंट अल्फा, बीटा हो जाएगा। And this would be the graph of parabola with shifted vertex। यानी यहां से यहां क्या, ये shifted vertex के साथ आ गया, shifted vertex। So we have the shifted vertex in this case। और इसी तरीके से अगर यहां पर vertex shift हो जाए, यहां vertex shift हो जाए, say the vertex shifts to alpha, beta in this case, तो इस केस में जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। That would be the parabola, and this is y minus beta whole square
इज इक्वल टू -4a x माइनस अल्फा, a ग्रेटर दैन 0, ये बन जाएगा। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। तो दैट इज द पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। तो ये हो गया पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। तो आपको याद रखना है पैराबोला की सबसे अच्छी पहचान अगर मैं कहूं तो यह होगी, आमतौर पर जो हमारे पास दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई में है, टिल्टेड पैराबोला सिलेबस में नहीं है, तो एक में क्वाड्रेटिक और एक में लीनियर, एक में क्वाड्रेटिक, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक और एक में लीनियर होगा। तो आप समझ जाएं द गिवन कर्व इज अ पैराबोला। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज अ पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन ओपनिंग अपवर्ड्स, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay ओपनिंग डाउनवर्ड्स। एंड इसका जो फोकस होगा वो आप समझते ही हैं, ये सब आपने पैराबोला चैप्टर में पढ़ा है, 0 कामा a, और यहां होगा s डैश 0 कामा माइनस a। और अगर फिर से वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि अब पैराबोला की जो इक्वेशन है, दिस बिकम्स x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा, 4a इंटू वाई माइनस बीटा। देन दिस पैराबोला विल बी ऑफ दिस सॉर्ट, a इज ग्रेटर दैन 0। यह वाला जो पॉइंट होगा यह होगा अल्फा बीटा, जहां इसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है, तो दैट विल बी दिस पॉइंट। इसी तरीके से अगर आपके पास पैराबोला का जो वर्टेक्स है वह शिफ्टेड हो फिर से अल्फा कामा बीटा पर, तो ये सारी बेसिक कर्व्स हैं जो आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ ही लेते हैं, तो उनको बस हम यहाँ छोटा सा एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं। वैसे आपको इनके बारे में सब कुछ मालूम है कि कहाँ वर्टेक्स होता है, कहाँ फोकस होता है। -4a x माइनस बीटा वाई माइनस बीटा, that is the equation with shifted vertex। तो ये हो गया पैराबोला, और मैंने आपको पहचान बता दी, एक में लीनियर एक में क्वाड्रेटिक। फिर कई बार a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू c, जहां abc ग्रेटर देन 0 है। यहां पर तो हमने abc ग्रेटर देन 0 मान रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि abc हमेशा 0 से बड़े हो। 2x माइनस 3 मॉड y इक्वल टू 4, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस केस में हमें मिलता है एक रोहम्बस, वी गेट अ रोहम्बस। और यहां पर अगर x और y दोनों 0 से बड़े, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चर्चा चल रही है, तो आप पाएंगे यह वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी c बाय a कॉमा 0, एंड दिस विल बी 0 कॉमा c बाय b। दिस पॉइंट विल बी, ये वाली लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू c, ये होगी -ax प्लस बी वाई इक्वल टू c। तो x इंटरसेप्ट होगा -a माइनस c बाय a कामा 0, और ये 0 कामा c बाई ई। इस पार्ट की इक्वेशन होगी -ax माइनस बी वाई इक्वल टू c, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा माइनस c बाय b। इस पार्ट की इक्वेशन होगी ax माइनस बी वाई इक्वल टू c, एंड दस यू गेट अ रोहम्बस। अगर मान लो कल को यहाँ ax माइनस अल्फा y माइनस बीटा आ जाए, देन दिस हैज सेंटर 0 0। उस केस में जो सेंटर हो जाएगा उस रोहम्बस का, वो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर हो जाता है h कॉमा के, और रेडियस हो जाता है r, रेडियस इज r, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और यहां मैं स्पेशल रेफरेंस देना चाहूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपको याद होगा इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g कॉमा माइनस f, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और वहां से आप क्या क्या रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो ये है। नेक्स्ट कम्स इन द ग्राफ ऑफ मॉड। अगर मान लीजिए ax प्लस बी का ग्राफ बनाना है तो कुछ खास मुश्किल नहीं है। यहां पर आप -a माइनस बी बाय ए पर एक वी शेप ग्राफ बना देंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस,
दिस ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू, मान लो a और b पॉजिटिव है ना, तो y विल बी इक्वल टू ax प्लस b, अभी मैं मान रहा हूं a और b पॉजिटिव है, एंड दिस लाइन विल बी y इक्वल टू माइनस ax माइनस b, अभी मैंने माना a कॉमा b आर पॉजिटिव, तो इस केस में यह ग्राफ हो जाएगा। तो यानी अंदर वाला जो पॉइंट है, अंदर वाला जो क्वांटिटी है लीनियर, उसे उठा के जीरो रखिए, y x की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई ए पर बस एक वी शेप ग्राफ बना दीजिए, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा a, इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस a। ये भी आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्राफ बना रखे हैं, खासकर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने फंक्शन में सीखे हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, वह सब की सब यूज हो सकती हैं। फिर अगला ellipse, अगर a greater than b है then it is a horizontal ellipse centered at 0 0, and this is an ellipse which is centered at 0 0, and आपको जानते हैं इसका जो एसेंट्रिसिटी होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसका जो फोकस होता है वो होता है, फोकाई जो होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, और इसी तरह से जो वर्टिकल एलिप्स है यहाँ a लेस देन b होता है, और इसका जो सेंट्रिसिटी होता है वो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और फोकस होते हैं 0 कामा प्लस माइनस बी ई। तो दिस इज वर्टिकल इलिप्स। तो कुछ बेसिक कर्व्स हैं जिनकी थोड़ी सी आपको मालूमात होनी चाहिए। अब आते हैं एरिया अंडर द कर्व यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। मान लो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और यह कर्व पूरा का पूरा भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और मुझे ये एरिया चाहिए which is bounded by the curve y equal to fx and the ordinates at x equal to a and x equal to b। तो ध्यान रखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, x equal to a तो सर एब्सिस हुआ, असल में जब मैं कहता हूं ऑर्डिनेट्स एट x equal to a का मतलब x equal to a पर बनी हुई लाइन जो y के पैरेलल हो, ऑर्डिनेट एट x equal to b का मतलब है एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो और x equal to b से जा रही हो, ये एरिया हमें चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्टिकल एक स्ट्रिप बना लेते हैं जिसका विड्थ है dx, और यह है हमारा y, यह है y, और यह वाला जो पॉइंट है जहां पर हमने इसको बनाया ये x, और ये छोटा सा विड्थ जो है वो हमने कितना रखा है, वो हमने रखा है dx। सो वी मेक अ स्ट्रिप, वी मेक अ वर्टिकल स्ट्रिप, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं, यह x है और यह है x प्लस dx, x प्लस dx, यह x प्लस dx है। और फिर हम इस स्ट्रिप का जो एरिया है, हालांकि ये रेक्टेंगुलर नहीं है लेकिन इसे रेक्टेंगुलर एज्यूम करते हुए हम इस स्ट्रिप का एरिया लिख लेते हैं, और स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y dx, और फिर इस एरिया को हम ऐड करते चले जाते हैं, कहां से कहां तक, a से b तक, वी गेट द एंटायर एरिया। तो द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू fx from x equal to a to x equal to b and x axis bounded by them is given as integral y dx from a to b। अगर कर्व पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे लाई करे तो आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल से कुल मिलाकर साइंड एरियाज मिलते हैं। इस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, अगर ये एरिया 3 यूनिट्स है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है, तो आपको इसका आंसर आएगा -3। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट अ मॉड इन ऑर्डर टू गेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व lying below x axis completely from x equal to a to x equal to b। अगर मान लीजिए कर्व क्रॉस कर रही है x axis को, then it is not at all difficult to find out this area। मान लो it crosses the x axis at c, then first integral will be from a to c y dx mod, then from c to b y dx mod। इसी तरीके से अगर आप कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कर्व का x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में होना जरूरी है। तो पहली चीज, द कर्व शुड बी इन द फॉर्म x इज इक्वल टू एफ वाई। तो अगर आपकी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द कर्व इन द फॉर्म x इक्वल टू एफ वाई, एंड देन द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द ऑर्डिनेट्स एट x इक्वल टू एट y इक्वल टू एंड y इक्वल टू b इज गिवन बाय, यह आपने मान लिया y, यह वाला पॉइंट हो गया y प्लस डी वाई, एंड देन दिस विड्थ इज dy एंड से दिस इज x, दिस इज x। So you approximate this area by a rectangle, that is x dy, and then you add it up from a to b. That gives you the area bounded by this curve lying to the right of y axis, and the y axis from the ordinates at y equal to a and y equal to b। तो ये एरिया हो गया अगर कर्व पूरी की पूरी y एक्सिस के राइट में लाई करे और
हमें इस कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्व को x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में पहले लिखना होगा। अगर कर्व लेफ्ट साइड में आ जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में आप बस जानते हैं, इस केस में जब आप एरिया निकालेंगे, वो एक नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, और जब वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक मॉड लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मान लो कर्व क्रॉस करती है y एक्सिस को c पर, तब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से c विद अ मॉड्यूलस, यानी जो लेफ्ट में आएगा वो नेगेटिव के साथ और जो राइट में आएगा वो पॉजिटिव के साथ। तो a टू c विद अ मॉड x dy, और यहां भी x dy वो बिना मॉड के चल जाएगा। और ध्यान रखें कर्व किस फॉर्म में होगी, x इज इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन फाइंड द एरिया विद y एक्सिस। अगर मान लीजिए हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया एनक्लोज्ड फाइंड करना है, तो टू फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, वो तो जो भी हमने पढ़ा, दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन अ कर्व एंड y एक्सिस और x एक्सिस। से इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया एनक्लोज्ड बाय these two curves, we need to find out this area. Which area we need to find out? We need to find out this area bounded by the two curves from say x equal to a to x equal to b. That is what we need to find out. So this area is to be found from x equal to a to x equal to b. This curve, the upper curve is y equal to fx and the lower curve is y equal to gx. Then it does not matter ये कर्व किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हैं या नीचे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका एरिया डायरेक्ट लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx from a to b, from a to b. That is, the area will be integral a to b fx minus gx dx from a to b. So that is how you get this area. अगर यही एरिया मान लीजिए आपके पास दो कर्व्स हों and they are in this form, and say they are in this form, ये कुछ इस तरह से हो कर्व्स, and they intersect at y equal to b and y equal to a, y equal to a to y equal to b, and you are interested in this area, और आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, you are interested in finding out this area, then this curve, say the right curve is given by x equal to fy, the left curve is given by x equal to gy, then this area is given as integral a to b right curve minus left curve, right curve minus the left curve dy, that is integral a to b fy minus gy dy. नो मैटर के राइट में, नो मैटर ये कर्व इसका एक पार्ट लेफ्ट में है, y के लेफ्ट में, उसका एक पार्ट y के राइट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको हमेशा राइट कर्व माइनस द लेफ्ट कर्व करना है इन ऑर्डर टू गेट द एरिया, इन ऑर्डर टू गेट दिस एरिया। आई होप दिस इज क्लियर। और इस तरह का अपने क्लास में बहुत सारे सवाल इसके ऊपर किए भी हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और गोल्डन पॉइंट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको दो पैराबोलास दे रखे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो इन दोनों के से बाउंडेड जो एरिया है वो इंटीग्रेट करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ये सीधा याद रख लें तो ऑब्जेक्टिव्स में आप कम समय में ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, this area is 16ab by 3, 16
ए बी बाय 3, जहां पर ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a 4by, and so this curve is y square equal to 4ax, then this is the required area जहां a और b दोनों जीरो से बड़े हैं. So that is what you can do. अगर ये दोनों जीरो से छोटे हों तब भी काम चल जाएगा, मतलब नेगेटिव में हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर एक कर्व है यह है एंड से अगर दूसरा कर्व यह भी हो तब भी एरिया सेम ही लिखा जा सकता है. देन ऑल्सो यू कैन राइट ऑन द सेम. ये वाला एरिया अभी भी, मान लो यह जो कर्व है हमारे पास, यह तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay 4by, और यह है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड दिस विल बी, एरिया जो अभी भी होगा वो सेम हो जाएगा 16ab/3. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब भी, दोनों नेगेटिव हो तब भी यही एरिया आ जाएगा. ठीक है, 16ab/3. तो दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया. जैसे कि अगर मान लें कि एक कर्व है ये है एंड अनदर कर्व इज से दिस, and both of them are intersecting here, and we need this area. This is x square equal to -4by, and this is x square equal to -4by, and this is y square equal to -4ax. Then this area is still be given as 16ab/3. इसी तरीके से area bounded by the line y square equal to 4x and y equal to mx, if you want this area, यह जो कर्व है x square equal to 4ay, y square equal to 4x, सॉरी, यह जो कर्व है, यह कर्व है y square x square equal to 4ay और दूसरा y equal to mx. It is this line, and we want to find out the area bounded by both of them. So if we want to find out the area bounded by both of them, then the area can be given as 8a square by 3m cube. 8a square by 3m cube. कौन सा एरिया? ये वाला एरिया. If you want this area, इस एरिया की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8a square by 3m cube. This is given as area is 8a square by 3m cube. 8a square by 3m cube, यानी कुल मिलाकर एक तरीके से 8a square upon 3, जो ये एंगल इसकी एक्सिस के साथ बना रहा है उसका tan का क्यूब नीचे. ठीक है, सो दैट इज द एरिया. अगर मेरे पास पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और कर्व हो y इक्वल टू mx, तो उस केस में क्या होगा? अब आप मुझे ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा. ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि उस वक्त एरिया क्या हो जाएगा. सपोज ये है और ये हमारा y इक्वल टू mx लाइन है एंड वी नीड दिस एरिया. सॉरी, and we need this area. If we want out this area, ये वाला एरिया कितना होगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है. ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और यह लाइन है y इक्वल टू mx. सो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया. ये आपको एरिया मुझे बताना है कितना होगा. ये एरिया ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम तो नहीं होगा. यू हैव टू टेल मी दिस एरिया कितना होगा. नेक्स्ट आते हैं एरिया. वैसे तो यहां अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूं, तो चलो मैं ही बता देता हूं. यहां पर अगर ये एरिया चाहिए, अगर आपको पता है तो नीचे अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. यहां मैंने बताया 8a स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स tan ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो यहां पर यह है लाइन, एंगल जो बनाएगी वो एंगल थीटा होगा. and this tan 90 minus theta will be equal to
एम क्यूब विल बी इक्वल टू एम, तो कॉट थीटा विल बी एम, तो टैन थीटा विल बी 1/m। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं तो 1/m, तो m कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो दैट विल बी द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 8a स्क्वायर m क्यूब अपॉन 3। ये क्वेश्चन आप, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। यू टेल मी द आंसर फॉर दिस, x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y इक्वल टू mod x, यू टू फाइंड दिस एरिया। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट इज, अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और आपके पास एक कॉर्ड है जो कि उसकी डबल ऑर्डिनेट है और आपको इस पैराबोला और इसके डबल ऑर्डिनेट के बीच का एरिया चाहिए, तो आप क्या करें, उसकी टीएबी के साथ रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा ABCD। अगर आप इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 कर दें, देन यू गेट द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, देन यू गेट द एरिया बाउंडेड बाय द डबल ऑर्डिनेट एंड द पैराबोला। ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, दैट इज दिस एंटायर एरिया इज 2/3। यह बात सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि इट इज वैलिड फॉर एवरी पैराबोला। दैट इज इफ यू हैव एनी पैराबोला एंड यू नीड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब एक ऐसी लाइन जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, एक ऐसी कॉर्ड जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। सो इफ यू नीड द एरिया बाउंडेड बाय एनी पैराबोला एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट, देन दैट एरिया इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच दिस डबल ऑर्डिनेट विल मेक विद द टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एरिया फिलिप्स इज पाई ए बी। अगर उसका मेजर और माइनर एक्सिस ए और बी है तो 2a और 2b है, देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया, दैट इज पाई ए बी। इट इज वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एलिप्सेस आल्सो, दैट इज द एरिया ऑफ एलिप्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका यूज आप प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बजाय इन एरियाज का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सेव टाइम। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h, k पर, तो अगर कर्व मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इनिशियली x, y थे, तो अब नए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x - h, y - k। अगर कर्व की पुरानी इक्वेशन थी fxy, 0 इज इक्वल टू 0, तो नई इक्वेशन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, f ऑफ x प्लस h एंड y ऑफ y प्लस k इज इक्वल टू 0। अक्सर बच्चे यहां पर भी माइनस माइनस सोचते हैं, माइनस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x - 2, और एक लाइन दे दी मैंने आपको y - 1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 टाइम्स x - 2, मैंने एक लाइन दे दी और एक पैराबोला दे दिया और बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द 2। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे 1, 2 पर। ओरिजिन शिफ्टेड टू 1, 2, 2, 1 सॉरी, ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे 2, 1 पर। जैसे ही ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, पैराबोला बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x और लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x। और हम जानते हैं इनसे बाउंडेड जो एरिया होता है वो होता है 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। a की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 2 है, तो दिस इज 1, तो द एरिया विल कम आउट टू बी 1। असल में यहां पर हमने एक छोटे से पॉइंट का यूज किया कि ओरिजिन को कैसे शिफ्ट किया। आप देखो 2, 1 पर, तो x की जगह x + 2 रख दो, y की जगह y + 1। तो जैसे ही x की जगह x + 2 रखेंगे आ जाएगा सिर्फ x, y की जगह y + 1 रखेंगे आ जाएगा सिर्फ y, और इसी तरह से लाइन में। यहां हमने कुछ और पॉइंट का यूज किया, वह यह है एरिया रिमेन्स इनवेरिएंट इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स remains invariant if even if the coordinate axis is shifted. Since the area remains invariant if the coordinate axis is shifted, hence shifting of origin in many cases proves to be very convenient in computing the area. Since area enclosed between two curves, ऐसे लिख दें, since area enclosed between two curves remains invariant under shifting of origin, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कई काम, मुश्किल एरियाज आसान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटीज।
कई बार हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में देखे जाते हैं जहां खूब सारी इनइक्वालिटीज दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जैसे एक एग्जांपल मेरे सामने है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई, हमें उसका एरिया बताना है जो यहां से इस रीजन से आएगा। तो पहला इसमें कर्व है वाई इक्वल टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कर्व है वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन तीनों का इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को भूलकर इक्वालिटी बनाइए, इक्वालिटी वाली कर्व बनाइए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी दिस पैराबोला एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, सो दिस कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर आप इसमें एक आर्बिटरी पॉइंट पुट करके देखिए और देखिए वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता इनइक्वालिटी को। जैसे मैंने पुट किया 0 0 तो कर्व पर ही आ गया। अगर मैंने पुट किया 1,0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 1,0 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो 1,0 इज आउटसाइड द पैराबोला, तो यानी कि हमारा जो शेडेड एरिया, जो इसका फिजिबल एरिया आएगा वो आएगा इंटरनल इनसाइड द पैराबोला। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 विल बी अ पैराबोला, विल बी दिस, ये वाला पॉइंट होगा 2, ये वाला पॉइंट -2 और ये वाला पॉइंट होगा 2, और यह ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 का मॉड। असल में यहां तो y 2 से ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर -4, और यह वाला पार्ट भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, जबकि यह वाला पार्ट का जो इक्वेशन होगा, इस पार्ट का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि -2 से 2 के बीच में इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। अब इसमें हमें याद है, इसमें पैराबोला के अंदर वाला एरिया था, इसमें पैराबोला के अंदर वाला एरिया था। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें 0 0 पुट करके देखें तो यहां पर है y इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 की जगह। अगर 0 0 फुल करता हूं तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इसके भी अंदर वाला एरिया आएगा। तो कॉमन एरिया कौन सा हुआ, कॉमन एरिया हुआ यह वाला। तो दिस इज द कॉमन एरिया। लेकिन फिर हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इज द लाइन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट होगा कितना, ये वाला पॉइंट होगा 4, हाँ, और ये y इक्वल टू 1 वाली जो लाइन होगी, यह वाला जो पॉइंट होगा ये इसके साथ y इक्वल टू 1 के साथ, ये वाला एरिया y इक्वल टू 1, तो इसके कहाँ है, ऊपर, ये लाइन है y इक्वल टू 1, इसके ऊपर। तो शेडेड एरिया टोटल हमारा ये हो जाएगा। सो दिस विल बी द एरिया दैट वी नीड, ये एरिया हमें चाहिएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच वी वांट, जो कि इस लाइन के ऊपर है, इस पैराबोला के अंदर है, साथ में ये। सो दैट इज द एरिया दैट वी रिक्वायर। सो दिस इज द एरिया विच वी विल इवेल्युएट इन दिस प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे जैसे आपने यहां y को 1 रखा तो आपके पास x की वैल्यू भी 1 आ रही है, और ये -1, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, दिस इज y को एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2x² √2 और -√2, तो ये वाला पॉइंट हो गया √2 और यह वाला पॉइंट हो गया -√2, और ये था 1 -1। So these are the, this is the area. Now you have to write down the expression. Now you have to write down the expression for the feasible area. कि ये एरिया का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इंटीग्रल किसका कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा। यहाँ कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, y इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4, ये पूरा फीजिबल रीजन इसका कैसे दिखाओगे आप। तो जरा मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ छोटा सा ही रीजन आया, क्योंकि हमें वो रीजन चाहिए था जो इस पैराबोला के अंदर और इस कर्व को सेटिस्फाई करता हो, इस कर्व के इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये है और ये है, यह वाला जो पार्ट है कर्व का, यह वाला जो पार्ट है कर्व का वो क्या है, दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज
तो यह वाला जो पार्ट है ये है y इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा मैंने आपको बताया। इनइक्वालिटी में मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 0 वाला पार्ट आएगा, 0 0। और x कहां से कहां तक है इस केस में? -2 से 2, क्योंकि हमने इसे खोला कहां से कहां तक, जब ये मानते हुए कि x -2 से 2 के बीच में है। तो ये पॉइंट है -2 और ये 2। तो अगर मैं सिर्फ इसके लिए देखता हूं तो इट विल बी दिस रीजन एंटायर, ये पूरा ये वाला रीजन आ जाएगा इसका, इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए इट विल बी दिस रीजन। इट विल बी दिस एंटायर रीजन फॉर दिस। क्योंकि अगर मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 0, -5, 0, -5 भी ले लेता हूं, तो 0, -5 भी इसको क्या करेगा? मॉड में सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरा रीजन आ गया। अब अगर मैं इसके लिए देखता हूं, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। इस केस में यहां x 2 से -2 से छोटा है। जैसे मान लो मैं -3, 0 रख लूं इसमें, -3, 0, -3, 0 रखता हूं, तो -3, 0 के इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा 9? हाँ, सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा रीजन आ गया? इसके बाहर वाला रीजन आ गया। तो -2 से पीछे ये वाला पूरा रीजन आ गया, ये वाला रीजन आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसको देखता हूं तो इधर ये वाला रीजन आ जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सिर्फ आपको बोला जाए कि इसकी इनइक्वालिटी की शेडिंग करो, तो वो ये पूरा होगा, बाहर वाला, सारा बाहर वाला रीजन आ जाएगा, इट विल बी द एंटायर रीजन आउटसाइड इट। तो यहां बहुत अच्छे से समझें, यहां मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -4 था, मैंने पहले मॉड को खोला, अगर x -2 से 2 है तो इट विल ओपन एज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर x 2 से बड़ा है या -2 से छोटा है इट विल ओपन एज 4 माइनस एक्स स्क्वायर -4। फिर उसके बाद अगर मैं सिर्फ इसका फिजिबल रीजन निकालूं -2 से 2 के बीच में, तो जब x -2 से 2 के बीच में है तो मैंने जैसे इसमें 0 0 फिल कर लिया, तो 0 0 फिल किया तो सेटिस्फाई कर गया। 0 0 कहाँ है? इसके अंदर, यानी कौन सा रीजन आएगा? इसके अंदर वाला रीजन आ जाएगा पूरा, जहां x -2 से 2 है। तो ये पूरा रीजन आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर में, ये पूरा रीजन आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस, ये पूरा रीजन आ गया। फिर हमने y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, जहां x 2 से बड़ा है। तो अगर मान लो मैंने इसमें 3, 0 रखा, तो 3, 0 रखने पर 9 - 4 दैट इज पॉजिटिव, और यहाँ 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रीजन के 2 से आगे आगे, और यह है कौन सा पॉइंट है? 3, 0, तो पूरा रीजन आ जाएगा 3, 0, इसके बाहर वाला सारा। इसी तरह से यहां पर, तो ये हो गया शेडेड एरियाज फाइंड करना। तो उस केस में क्या करते हैं आप? पहले इनइक्वालिटी हटाकर इक्वालिटी को लेकर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर आप उस इनइक्वालिटी में कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट जो आप चाहें, 0 0 अधिकतर, या फिर 1 0, या फिर 2 0, या फिर 0 -3, 0 -1, 0 1, इस तरह का कोई पॉइंट पुट करके देखते हैं वो पॉइंट जो है वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसके शेडेड एरिया की में लाई करेगा, नहीं तो शेडेड एरिया उस पॉइंट को एक्सक्लूडिंग जो एरिया है, वहां एक्सक्लूडिंग जो एरिया है, अगर वो पॉइंट अंदर आता है और वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा शेडेड एरिया आएगा वो उस कर्व के बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द शेडेड एरिया। फिर अगर कभी इनवर्स के अंडर हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एन एक्सिस इज इक्वल टू, एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय एंड द अदर एक्सिस, एंड द अदर एक्सिस, सही लिखा है, by an axis is equal to area bounded by the inverse of that function and another axis, that is area bounded by fx and x axis is equal to area bounded by y equal to f inverse x and x axis। तो कई बार आपको कहा जाता है कि find the area enclosed by the curve। जैसे मान लो आपको कोई क्यूबिक कोई कर्व दे दे, y is equal to fx। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कर्व ले लूं x³ प्लस x+3, तो आप यह जो कर्व होगी आप देख सकते हैं इट इज एन इंक्रीजिंग कर्व। और इस केस में जैसे आपको बोला जाए फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड सम ऑड इनवर्स ऑफ दिस कर्व, फाइंड एरिया enclosed by
the inverse of the curve y equal to f inverse x and x axis from x equal to 3 to x equal to 5. So you have to find the area enclosed by this curve, inverse of this curve, and x axis from x equal to 3 to x equal to 5. तो हमें पता है this area will be equal to area bounded by y equal to fx and other axis कौन सी, and y axis from y equal to 3 to y equal to 5. y equal to 3 to y equal to 5. तो बेसिकली वह एरिया, देखो ये वाला पॉइंट होगा 3 क्योंकि 0 पर वैल्यू 3 आ रही है, और 5 वैल्यू कहां आती है, 5 वैल्यू आती है 1 पर, 5 वैल्यू आती है 1 पर, 1 पर आती है, हाँ, यानी ये वाला वैल्यू हो गया 5, ये वाला वैल्यू हो गया 5 और ये 0 ये 1. तो यू नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया, यू नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया. तो अगर आपने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये एफ इनवर्स वाला एरिया हो जाएगा फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 3 टू एक्स इक्वल टू 5. तो ध्यान रखिए, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड एन एक्सिस is equal to the area bounded by the inverse of that function with other axis, that is area bounded by y equal to fx, say with x axis is equal to area bounded by y equal to f inverse x with y axis. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि सिर्फ अगर आपको f इनवर्स का एरिया x के साथ निकालना है तो वो बराबर होगा f का एरिया y के साथ. अगर वहां लिखा है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो आपको वहां एरिया निकालना पड़ेगा y इक्वल टू fx और y एक्सिस के बीच का एरिया फ्रॉम y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b. ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर इन इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू x. तो ये एरिया अगर आपको कहा जाए तो यह एरिया मिल जाएगा इंटीग्रल a टू इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से 1, 5 माइनस अपर कर्व दिस माइनस fx का इंटीग्रल dx. दैट इज हाउ यू विल गेट दिस एरिया. तो इस तरह से आपको ये एरिया इवैल्यूएट कर सकते हैं. इसके ऊपर क्लास में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत सारे भी किए हैं, कुछ का आपको होमवर्क में करने को भी दिए थे. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा और इसके प्रॉब्लम्स आपने डेफिनेटली ट्राई किए होंगे. थोड़ी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, ठीक ठाक हो जाएगा. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया. अगर मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और वो कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी या तो वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है इन द इंटरवल a टू b. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये ले लूं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड आई वांट, दिस इज a एंड दिस इज b, और ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और मुझे क्या करना है, मुझे इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, इस कर्व और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एरिया y इक्वल टू एफ सी पर बना हुआ जो एरिया है वो मुझे मिनिमम चाहिए. तो दिस इज y इक्वल टू एफ सी. तो आई नीड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू से सम किसी पॉइंट c पर यह है, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एरिया. विच एरिया डू वी नीड, वी नीड दिस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y इक्वल टू एफ सी एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b तक ये एरिया चाहिए. और अगर मुझे चाहिए ये एरिया मिनिमम आए, ये एरिया मिनिमम आए, तो ध्यान रखिए जो ये c होना चाहिए, ये c हो जाना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ. तो फॉर मिनिमम एरिया C should be equal to A plus B by 2. A plus B by 2. तो अगर कभी भी हमारे पास एक कर्व हो y इक्वल टू एफ एक्स जो पूरे इंटरवल A टू B में या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस कर्व को कहीं काट कर जा रही है एट C पर, और हमें कहा जाए इस कर्व और इस लाइन जो y इक्वल टू एफ सी हाइट पर बनी हुई है, इस हाइट पर बनी हुई लाइन के साथ जो एरिया इनक्लोज है वो मिनिमम होना चाहिए. तो वो मिनिमम तभी होगा जब आप
जब आप क्या करेंगे, जब आप सी को ए और बी का मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी सी शुड बी, यह जो लाइन है दिस शुड क्रॉस द कर्व एट द पॉइंट ए प्लस बी बाई टू कॉमा एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू। यह सारी चीजें देखिए, चैप्टर जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया, जब तक आप इसके ऊपर 2-4 प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फील नहीं होने वाला। तो इट इज बेटर कि आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो क्लास में कराए गए होंगे वह जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर हमें किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू जो होती है, आपको पता है एवरेज वैल्यू of a function over an interval is given by the sum of all values of the function divided by the length of the interval। तो यहां पर sum of all values of function कैसे मिलेगा? अगर हम फंक्शन की सारी वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं from a to b, that is integral from a to b fx dx, that gives you the sum and divided by the length of the interval 1 upon b minus a, that will give you the average value of the function over an interval। इसी के कारण से आप ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकालते हैं ओवर अ साइकिल, एंड यू फाइंड दैट एवरेज वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ साइकिल कम्स आउट टू बी 0। फिर आपने वहां पर, आपको याद होगा, आपने रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट डिराइव किया था, एंड दैट इज गिवन एज rather than taking adding the values of the variable over an interval, we add the square of the values and then divide by the length of interval and take its half, power half, square root. That is why it is called as root mean square value of the variable function। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y equal to fx and I want the average value, तो मैं उन सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द इंटरवल, और अगर मुझे उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो उनकी स्क्वायर ऑफ वैल्यूज को ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, उसके ऊपर लगा दूंगा रूट। यानी कि यह बेसिकली इट इज स्क्वायर का मीन और उसका रूट है ना, इट इज रूट ऑफ स्क्वायर्स का मीन, रूट ऑफ स्क्वायर्स का मीन, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। बेसिकली इसका फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट में, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहां पर भाई मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इसके ऊपर खूब अच्छे से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहां मेरे सिर्फ बताने मात्र से ही चीजें फील नहीं होंगी। हाँ, अगर आपने, कई बच्चे सोचते हैं कि यह माइंड मैप में एक एक चीज दोबारा से बेसिक से समझ में आ जानी चाहिए, तो थियोरेटिकल पॉइंट्स तो यहाँ सारे कवर्ड हो जाते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, माइंड मैप उनके लिए है जो चैप्टर एक बार पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब उनको रिविजन की जरूरत है। तो इसलिए I think that is the main point of this lecture. So that is all from my side as of today, and that brings us to the end of mind map on area under the curve. Meet you in the next class. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।